नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। दोस्तों, ये जो समय है 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का, ये संस्कृत अनुरागियों के लिए, संस्कृत प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ समय होता है, क्योंकि इसी मध्य में श्रावणी पूर्णिमा के दिन हम लोग संस्कृत दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1969 में हुई थी कि उस दिन से प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन हम सभी संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। और कुछ लोग श्रावणी पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व और 3 दिन बाद तक संस्कृत सप्ताह के रूप में इस समय को मनाते हैं। तो हमारे ये जो ग्रुप है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, इसने भी यह निश्चय किया है कि हम लोग इस अवधि में 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह के रूप में, महोत्सव के रूप में इसे मनाएंगे। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत वाङ्मय से एक और ग्रंथ का कथासार, जिस ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। आप सभी इस ग्रंथ से परिचित होंगे या कहीं ना कहीं आपने इसका नाम सुना ही होगा। इसके रचयिता कालिदास हैं। और इसके बारे में सबसे पहले हम इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है मेघः दूतः यस्मिन् काव्ये, मेघदूत है जिस काव्य में, वह काव्य क्या हुआ? वह काव्य मेघदूत हुआ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें जो भाव है, ये जो भाव प्रधान काव्य है, इसे पढ़ने में और इसके अर्थों को समझने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और बहुत सारे विद्वान, न केवल भारत के विद्वान अपितु विदेशों के विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से इस खंड काव्य की, गीत काव्य की प्रशंसा की है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैक्स मुलर ने मेघदूत का जर्मन पद्य में और सेलेटस ने जर्मन गद्य में इसका अनुवाद किया है। साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि इस काव्य को वही समझ सकता है जो स्वयं कवि हो और जिसे कवित्व की पहचान हो। तो फटाफट मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ। देखिए, इस कथा में जो नायक हैं वो यक्ष हैं और नायिका जो है वो यक्षिणी है। जो अंश इस पुस्तक में नहीं है, मैं जरा उससे भी आपको अवगत करा देता हूँ। देखिए, अलकापुरी के स्वामी हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे कुबेर, और उनके यहाँ उनका एक अनुचर था, नौकर था, जिसका नाम था यक्ष। और वही यक्ष इस कहानी का नायक है। और उसकी जो प्रियतमा थी, उसकी जो प्रिया थी, अर्थात इस खंड काव्य की नायिका जो थी वो थी यक्षिणी। तो एक बार कुबेर शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वो प्रतिदिन शिव की आराधना किया करते थे और मंत्रों के साथ एक कमल का पुष्प उस शिवलिंग पर चढ़ाते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक दिन जब वो फूल चढ़ा रहे थे तो एक कमल का पुष्प कम हो गया। और उन्होंने यक्ष से पूछा कि यक्ष, आज पुष्प कम क्यों है? तो उसने कहा कि जब मैं सरोवर से पुष्प तोड़ के ला रहा था तो मुझे रास्ते में यक्षिणी मिल गई और मैंने उसके जूड़े में एक कमल का पुष्प लगा दिया। इस बात पर कुबेर बहुत कुपित हुए और उसने उसे श्राप दे दिया कि तुम विरह अवस्था में रहोगे और 1 वर्ष की तुम्हें सजा दी जाती है, तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम अपनी प्रेमिका से अलग रहोगे। और वो अलग रह के चले जाते हैं यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने के लिए। तो इस मेघदूत कथा की शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे पहले जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे उसमें मंगलाचरण हुआ करता था। तो इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं। पहला होता है नमस्कारात्मक, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। और इसका जो मंगलाचरण है मेघदूत का, ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य इसलिए इसे कहते हैं कि ये 2 खंडों में बटा हुआ है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ में। तो पूर्व मेघ से कहानी की शुरुआत होती है। तो इसका जो मंगलाचरण है उसी में बहुत सारी विषय वस्तुओं को कालिदास ने बता दिया है। इसका मंगलाचरण है कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः
शापेनाशतन्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसमें मंगलाचरण में ही उन्होंने बहुत सारी बातें को बता दिया है। कालिदास ने कहा कि कोई यक्ष था, वह अपने काम में असावधान हुआ तो यक्ष पति ने उसे श्राप दे दिया कि वह वर्ष भर पत्नी का भारी विरह सहन करेगा, और उसने रामगिरी पर्वत पर अपना आश्रम बनाया, अपनी बस्ती बनाई, और उसी रामगिरी पर्वत वही है जहाँ राम सीता को जब वनवास हुआ था तो वो लोग वहीं पर रहते थे। सीता जी के स्नानों द्वारा पवित्र हुए जलकुंड वहाँ पर भरे हुए थे। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो जब यक्ष उसी पर्वत पर रहता है तो एक दिन आषाढ़ का महीना आता है, आषाढ़ का पहला ही दिन आता है। तो आप देखिएगा कि आषाढ़ में बादल छा जाते हैं, और जब वो बादलों को देखता है, मेघ को देखता है, तो मेघ एक पर्वत का आलिंगन कर रहा होता है, उसके ऊपर रहता है। तो उसे अपनी प्रियतमा की याद आ जाती है, और वो मेघ को अपना दूत बनाता है कि मेघ तुम मेरी यक्षिणी के पास जाओ और मेरा संवाद लेकर जाओ कि मैं किस तरह से यहाँ पर विरह अवस्था में तुम्हारे बिना मैं जी रहा हूँ। मैं इतना सूख चुका हूँ तुम्हारे शोक में, तुम्हारे विरह में, कि मेरे हाथ का कंगन भी गिर गया है। और साथ ही वो कहते हैं कि तुम जो रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जाओगे तो रास्ते में तुम्हें क्या सब मिलेगा, उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। साथ में कालिदास ने एक चीज़ यहाँ पर और इंगित की है कि कालिदास पर कोई ये आक्षेप न कहे कि मेघ दूत कैसे हो सकता है। दूत तो हमेशा चेतन होगा, अचेतन को कालिदास ने दूत कैसे बना दिया। तो इसमें कालिदास ने कहा है, एक श्लोक कहा है, मैं उसका आपको सरल अर्थों में बता देता हूँ। कालिदास ने यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेम में जो रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, प्रेम अतिशय किसी से प्रेम करते हैं, और जो विरह आ जाती है उस समय में ये ज्ञात नहीं होता कि कौन चेतन है और कौन अचेतन है, लोगों की सुधि खो जाती है। तो वही चीज़ यक्ष के साथ भी हुआ। वो ये भूल गया कि मेघ चेतन है या अचेतन है, वो मेघ से बातें करने लगा। और वो मेघ को कहता है कि मेघ तुम रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जाओ, और मार्ग में तुम्हें क्या सब मिलेगा। तो तुम्हें माल प्रदेश मिलेगा, आम्रकूट पर्वत मिलेगा, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, निविंध्या नदी, उज्जैनी महाकाल मंदिर, क्षिप्रा नदी तथा उनके सहायक गंभीरा नदी, देवगिरी, चर्मवती नदी, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, गंगा नदी, हिमाचल पर्वत, कैलाश पर्वत एवं अलका नगरी का वर्णन यहाँ पर यक्ष के माध्यम से किया गया है। और साथ ही कालिदास ने ये भी कहा है कि बीच बीच में मेघ तुम कहाँ विश्राम करोगे। ये चीज़ कहाँ पर बातें हैं, ये पूर्व मेघ में ये दी गई हैं। अब उत्तर मेघ में क्या दिया गया है, उत्तर मेघ में क्या वर्णन किया गया है। तो यक्ष मेघ से अलका नगरी का विस्तृत वर्णन करते हैं कि मेघ से कहते हैं कि हे मेघ, तुम्हें अलकापुरी में जाओगे तो तुम्हें गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी, और उस नगरी में सर्वदा सुख, वैभव, आनंद एवं विलास का वातावरण रहता है। वहीं पर कुबेर का भव्य महल भी है, उसी के उत्तर भाग में मेरा घर है। और जब तुम मेरे घर के पास से जाओगे तुम मेरी विरहणी प्रियतमा को अवलोकित करोगे, और मेरी पत्नी की तुम पहचान कैसे करोगी। तो उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए यक्ष मेघ से कहते हैं कि मेरी पत्नी शोक से खिन्न होगी, उदास होगी, मलिन वस्त्रों को धारण की होगी, और उसके आँखों से तुषारापात हो रहा होगा, और वो मलान पद्मिनी के तुल्य तुम्हें दिखाई देगी। तो तुम कृपा करके मेरा यह उसे संदेश दे देना, उसे ढाढ़ बढ़ा देना, कहना कि दुख और विरह का समय अब मात्र 4 माह बाकी है, क्योंकि 8 माह यक्ष ने व्यतीत कर लिया था, 4 माह बाकी है, सुख के दिन शीघ्र आएंगे।
तब दोनों का शीघ्र मिलन होगा, और सुख और दुख तो प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर कालिदास ने इतना अच्छा वर्णन किया है, एक मेघ को दूत बनाया है, और दूत में जो यक्ष ने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है वो काफ़ी लोगों को आप्लावित कर देता है, काफ़ी आनंद प्रदान करता है, और बार बार इच्छा होती है कि इस काव्य का हम हमेशा रसास्वादन करते रहें। तो कल मैं फिर आऊँगा एक नई कथा के साथ, नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।